हेलो, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? मैं सुनीता आपका आपके चैनल प्लस माइनस पर स्वागत करती हूँ। और हम पढ़ रहे थे क्रिया यानी अवयव। अवयव पढ़ रहे थे। अवयव के चार भेद होते हैं, ये आपको पता ही है, बताया था स्टार्टिंग में कि अवयव के चार भेद हैं। किसमें? जैसे पहले हमने पढ़ा वर्ण विचार, फिर हम पढ़ रहे थे अभी शब्द विचार। अब शब्द विचार के हमने 8 भेद पढ़े थे। 8 भेदों में क्या? विकारी और अविकारी, यानी विकारी के 4 और अविकारी के 4। और अविकारी के 4 भेदों में से हम जो है वो क्रिया विशेषण कर चुके हैं। अविकारी के 4 भेद होते हैं। अविकारी के कितने थे? 4। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक, और चौथा है विस्मयादि। अब अव्यय का मतलब आपको पता ही है कि भाई जिसमें कोई भी परिवर्तन ना हो, जिसके कारण लिंग, वचन, काल और कारक के कारण परिवर्तन नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं। अब इसमें क्या है? बोधक शब्द आपका जुड़ा हुआ है, सब में सामान्य है। तो बोधक का मतलब क्या होता है? बोध कराने वाला, यानी ज्ञान कराने वाला। क्या कराने वाला? बोध कराने वाला, ज्ञान कराने वाला। किसका ज्ञान कराने वाला? किसका ज्ञान कराने वाला? संबंध का ज्ञान कराने वाला। किसका संबंध? किसी के साथ भी हो सकता है, वह संज्ञा, सर्वनाम, इन सब का संज्ञा से, संज्ञा शब्द हो या सर्वनाम शब्द हो, उनके साथ संबंध का बोध कराने वाला क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक अवयव कहलाते हैं। कैसे? अब इसका समुच्चय का क्या होगा? समूह। क्या होगा? समूह। अब विस्म आदि आपको पता ही है, विस्म प्लस आदि, विस्मय, ये दो शब्दों से मिलकर बना है विस्मय प्लस आदि, विस्म आदि। इसका मतलब क्या होगा? आश्चर्य, अचरज। आश्चर्य, अचरज, इसका हम प्रयोग किस में करते हैं? आश्चर्य के साथ भी कर देते हैं, शोक के साथ भी करते हैं, हर्ष के साथ भी करते हैं, घृणा के साथ भी करते हैं। ये सब विस्मय आदि, यानी जहाँ पर आश्चर्यचकित कर देने वाली बातें हो, चाहे वह घृणा हो, चाहे वह शोक हो, चाहे वह हो हर्ष हो, उल्लास हो, खुशी हो, कोई भी हो, वहाँ जहाँ पर विस्मय प्रदर्शित होता है वहाँ क्या कहलाता है? विस्मय आदि बोधक कहलाता है। अब हम बात करेंगे संबंध बोधक अवयव की। किसके? सबसे पहले हम क्रिया विशेषण कर चुके हैं, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? संबंध बोधक अवयव। ये दूसरा नंबर है। क्या है? संबंध बोधक अवयव। क्या होगा कि जो शब्द, इसको क्या कहेंगे कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, उनको क्या कहते हैं? संबंध बोधक अवयव कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्यों के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं,
उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते ये तो थी परिभाषा। परिभाषा के द्वारा हम जो है वो ये चीज़ नहीं बता सकते कि कौन सा अवयव कहाँ पर है, लेकिन इसकी एक छोटी सी बात मैं बता देती हूँ आपको कि क्या होगा। ये इसको पहचानने का तरीका कि एक ही वाक्य में होगा। क्या होगा? एक ही वाक्य में होगा। एक ही वाक्य में दो पदों के बीच में, एक ही वाक्य में दो पदों के बीच में, दो पदों के बीच में। ठीक है, जैसे मैं बता देती हूँ कि विद्यालय के सामने बगीचा है। विद्यालय क्या है? संज्ञा शब्द है, और मतलब विद्यालय का संबंध किसके साथ बताया है? बगीचे के साथ। तो क्या है? सामने जो है वो क्या है? यहाँ पर संबंध बोधक अवयव है। क्या है? संबंध बोधक अव्यय। समझ आया? एक और एग्जाम्पल बता देते हैं कि वह दिन भर काम करता रहा। वह दिन भर यानी दिन भर काम करता रहा। अब किसका संबंध? व्यक्ति का संबंध। किससे बता रहा है? कि सारा दिन काम करता रहा। तो इसमें क्या आ जाएगा कि भर, यानी क्या है? भर क्या है? संबंध बता रहा है। किसके साथ? पूरे दिन का संबंध काम के साथ बताता है, तो वह क्या कहलाएगा? संबंध बोधक अवयव कहलाएगा। अब इसमें कौन कौन से हो सकते हैं ये अवयव? संबंध बोधक अव्यय कौन कौन से हो सकते हैं ये मैं बता देती हूँ। जैसे के पास, ऊपर, नीचे, ऊपर नीचे, पास या समीप भी लिख सकते हैं। आगे पीछे, भर, तक, सहित, रहित, ये सब क्या किस में कहलाते हैं? संबंध बोधक अव्यय में कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ आपको समझ में आया होगा भी संबंध बोधक अव्यय क्या होता है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं वह क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। ये संबंध बोधक अव्यय आपको समझ में आया होगा कि अगर दिक्कत है तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको दोबारा इसको करा दूंगी। अब हमारा तीसरा है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय। इसको अगर हम परिभाषा के तौर पर लें तो क्या कहेंगे? चाहे वो दो शब्द हों, वाक्यांशों के बीच में हो या दो वाक्यों के बीच में हो, मतलब उनको दो शब्दों को, वाक्यांशों को या वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। क्या? दो शब्दों को, वाक्यांशों को, वाक्यांशों या वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय
अव्यय कहलाते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब जैसे इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सूरज निकला और पक्षी चहचहाने लगे। सूरज निकला और पक्षी चहचहाने लगे। कैसे? सूरज निकलाया एक वाक्य है, पक्षी चहचहाने लगे दूसरा वाक्य है। इनका योजक क्या था? क्या है योजक? समुच्चय बोधक। और क्या है? और। तो ये सब, इसमें एक वाक्य और देख लेते हैं कि सच बोलना और किसी की परवाह ना करना। सच बोलना और किसी की परवाह ना करना। अब इसमें हम जोड़, उसकी खासियत है, उसकी खासियत है। सच बोलना एक वाक्य, मतलब वाक्यांश। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? और। ये भी कौन सा अव्यय है? समुच्चय बोधक अव्यय है। क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। अब इसमें क्या हो जाता है कि भाई इसमें हम लिखते हैं, अगर हम इसकी पहचान करें तो क्या लिख देंगे कि ये दो वाक्यों के मध्य या दो शब्दों के मध्य या दो वाक्यांशों के मध्य, ये इसकी पहचान है। दो शब्दों के, दो वाक्यांशों के और वाक्यों के। दो शब्द कैसे? जैसे राम और श्याम। राम और श्याम दोनों दोस्त हैं, दोनों दोस्त हैं। तो ये और, हालांकि ये संज्ञा शब्द हैं दोनों, लेकिन ये क्या है? संज्ञा शब्द। हम हमने संबंध बोधक में क्या कहा था? संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वो किसी दूसरे के साथ बताते, लेकिन ये तो क्या है? दोनों ही संज्ञा शब्द हैं, इसीलिए ये क्या कहलाता है? समुच्चय बोधक अवयव कहलाएगा। समझ में आई बात? क्या कहलाएगा? ये समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। अब इसमें क्या क्या आते हैं? जैसे और, व, एवं, किंतु, परंतु, यदा, कदा, तथा, ज्यों, त्यों आदि और बहुत सारे हैं। किंतु, मगर, वरन, बल्कि, लिहाजा, अतएव, अतः, ऐसे शब्दों का प्रयोग किसमें होता है? समुच्चय बोधक अव्यय में होता है। क्या होता है कि दो शब्द वाक्यांशों या वाक्यों के परस्पर जोड़ने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। क्या? दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक, नहीं सॉरी, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है। अब इसके दो भेद भी बताए जाते हैं। क्या क्या है? एक तो है समानाधिकरण। क्या है? समानाधिकरण। समानाधिकरण। और दूसरा है व्यधिकरण। व्यधिकरण। अब इसका तो मतलब होता है भिन्न, और इसको कह देते हैं संयोजक। संयोजक, जोड़ना, योजक चिन्ह जिसको बोलते हैं। योजक हम कह सकते हैं, या, वगर, किंतु, परंतु, ये सब क्या कहलाते हैं? योजक चिन्ह कहलाते हैं। समानाधिकरण का मतलब क्या होगा? संयोजक। और व्यधिकरण का भिन्न। विभाजक नहीं कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि समानाधिकरण में ही इसके चार भेद बताए जाते हैं, लेकिन उतनी गहराई से जाने की जरूरत
नहीं है, उतनी गहराई से आपके एग्जाम में नहीं आता है। तो इसलिए समानाधिकरण का संयोजक यानी जोड़ने वाला योजक चिन्ह जिसको कहेंगे। अब इसमें चाहे आप वही जो अभी लिखा था, क्या, किंतु, परंतु, मगर, वरन, इस कारण, लिहाजा, अतएव, परंतु, ये सब शब्द किस में आ जाते हैं? योजक चिन्ह में आ जाते हैं। व्याधिकरण में आ जाता है भिन्न, या तो आप ये काम कीजिए या तो ये कीजिए, या तो मैं घर में रहूंगा या तो आप रहेंगे। तो इस प्रकार से इनका क्या आ जाता है? भिन्नता आ जाती है। भिन्न शब्द जिसको कहते हैं, नकारात्मकता हम कह सकते हैं, ये शब्द आ जाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? व्यधिकरण कहलाते हैं। और समानाधिकरण में योजक चिन्ह आते हैं। योजक चिन्हों का प्रयोग होता है संयोजक यानी जोड़ना। जोड़ना किसको? दो शब्दों को भी हो सकता है, दो वाक्यों को भी हो सकता है, और दो वाक्यांशों को भी हो सकता है। ये आपको समझ आया होगा। अब आपका चौथा है विस्मयादि। विस्मयादि बोधक अव्यय। इसमें क्या होगा कि जिन अव्यय से या जिन अवयव पदों से हमें शोक, हर्ष, खुशी, घृणा का भाव प्रकट होता है, उसको क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जिन अव्यय पदों से हमें शोक, हर्ष, घृणा, शोक, हर्ष, घृणा, खुशी का भाव प्रकट हो, उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे हाय, वह चल बसा। क्या होगा? अब इस बात इसको विस्मयादि बोधक जो है वो क्या है, इसको एक बात ध्यान में अवश्य रखना है कि ये वाक्य के आरंभ में लिखे जाते हैं। अब हम यह नहीं लिख सकते वह चल बसा हाय। हमेशा विस्मयादि बोधक जो अव्यय होते हैं वह हमेशा वाक्य के आरंभ में ही लगाए जाते हैं। कैसे भी हो, हट, उसे मत छूना, छी, वह कितना गंदा है, तो वह कितना गंदा है, छी, ऐसे वाक्य जो है वो क्या कहलाते हैं? वाक्य शुद्ध नहीं कहलाते हैं। वाक्य की शुद्धता को बनाए रखने के लिए हमें विस्मयादि बोधक जो चिन्ह होते हैं, जो शब्द होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? वाक्य के आरंभ में ही लगाते हैं। इसका एक और, जैसे छी, चल, हट, तो ये क्या है? विस्मयादि बोधक। अब इसमें विस्मयादि बोधक जो शब्द होंगे उन पे खड़ी पाई के नीचे बिंदी का निशान होता है, या विस्मयादि बोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह भी लगाया जाता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि एक्सक्लेमेटरी चिन्ह। हिंदी में विस्मयादि बोधक चिन्ह है। ये विस्मयादि, विस्मय का प्रतीक है यह चिन्ह, कि भी विस्मय यानी आश्चर्य, अचरज, इन शब्दों के प्रतीक इस चिन्ह को क्या कहते हैं कि यह वाक्य के आरंभ में लगाए जाते हैं, ना कि बाद में। अब इसमें क्या क्या आ जाता है? वाह, क्या आ जाएगा? अरे वाह, अरे वाह, छी, धिक, धत, शाबाशी देने के लिए भी शाबाश। इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल
किया जाते हैं। ओहो, धन्य, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? विस्मय के प्रतीक होते हैं, उनको विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। एक इसमें आ जाता है निपात। वह ना तो विकारी शब्द है और ना ही अविकारी शब्द है, लेकिन ज्यादातर हम इसको किसमें? निपात में ही इस्तेमाल करते हैं। निपात में ही इस्तेमाल उनका, निपात अव्यय में ही इस्तेमाल उसका करते हैं। निपात क्या होगा कि भाई मूलतः निपात का प्रयोग, यानी साधारण तौर पर हम निपात का प्रयोग अव्यय के लिए नहीं होता है, क्योंकि ना तो ये शुद्ध अव्यय है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि इनका कोई ना तो लिंग होता है, ना ही कोई वचन होता है। और निपातों का प्रयोग केवल किसके लिए होता है कि वह निश्चित शब्द समूह जो पूरे वाक्य में अन्य भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है, अन्य भाव प्रदान करने के लिए होता है, वह क्या कहलाते हैं? निपात। और निपात जो है वो सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य के अंग नहीं होते हैं। वह सहायक शब्द होते हुए भी क्या है? वाक्य के अंग नहीं होते हैं, परंतु इनका वाक्य में प्रयोग अगर हम करते हैं तो वह उस वाक्य के अर्थ को प्रभावित अवश्य करते हैं। अगर हम इन निपातों का प्रयोग अगर हम वाक्य में करते हैं तो वह क्या करते हैं? उस वाक्य को प्रभावित जो है वो अवश्य करते हैं। अब साधारण तौर पर निपात क्या होते हैं? साधारण तौर पर, साधारणतः ये ना तो पूर्ण रूप से अव्यय हैं, क्योंकि इनका न तो कोई लिंग है, ना वचन, ना वचन, ना तो कोई लिंग है ना वचन होता है। ठीक है। अब इसके लिए क्या करते हैं कि निपातों का प्रयोग क्या करते हैं? निश्चित तौर पर शब्द समूह को, इसका निपातों का प्रयोग निश्चित तौर पर निश्चित तौर पर यानी निश्चित बात को कहने के लिए, निश्चित बात को कहने के लिए होता है, कहने के लिए होता है। जैसे हम कुछ भी, अब इसको मैं बता देती हूँ, जैसे पूरा अभी भी बताया था कि वाक्य के अन्य भाव को प्रदान करने के लिए निपात का प्रयोग करते हैं हम। जैसे निपात एक सहायक शब्द भी है, परंतु फिर भी वह उसका किसका? वाक्य का अंग नहीं है, परंतु इसका प्रयोग वाक्य में अर्थ को प्रभावित अवश्य करता है। क्या करता है? अर्थ को प्रभावित अवश्य करता है। जैसे रमेश ने ही मुझे मारा था। अब हम रमेश ने मुझे मारा था या रमेश ने मुझे मारा, तो ने ही यानी और किसी ने नहीं, केवल रमेश ने ही मुझे मारा। अब इसको हम रमेश ने मुझे मारा ही था, लेकिन जो ये ही है ये क्या है? निपात है। निपात वैसे तो 9 प्रकार के होते हैं, उनको पूर्ण रूप से बताने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आपके वहाँ उतना उसका बारे में पूछने के लिए पेपर में नहीं आता है कि कौन कौन से निपात कहाँ होते हैं। लेकिन हाँ, निपात शब्द कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हाँ, जी, जी हाँ, नहीं, तो, ही, क्या भी आ जाता है कभी कभी प्रश्नवाचक निपात में पूछने के लिए, जिनको
आदि शब्दों का प्रयोग निपात के लिए किया जाता है। अब जैसे कभी कभी इसमें अधिकांशतः, हिंदी में अधिकांशतः निपात कुछ शब्द या शब्द समूह में आते हैं जिनकी विशेषता पर बल दिया जाता है। हिंदी में निपात शब्दों का प्रयोग उस शब्दांश या शब्द के साथ आते हैं जिनकी बात पर विशिष्टता दर्शाई जाती है। वहां पर निपात का प्रयोग होता है। अब मैं आपको एक छोटा सा और बता देती हूँ कि भाई इन तीनों वाक्यों को हम पहचाने कैसे, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, इनको कैसे पहचाने, किस तरीके से पहचाने, इनको तीनों को एक एक लाइन में बता देते हैं। क्या क्या? संबंध बोधक, अव्यय क्या होते हैं? वे केवल एक ही वाक्य में दो पदों के बीच में होते हैं। क्या होगा? एक ही वाक्य में दो पदों के बीच, ठीक है। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय क्या होंगे? दो वाक्यों के मध्य, यानी दो वाक्यों के बीच में, दो वाक्य हों, तीन वाक्य हों, दो वाक्यों के मध्य या बीच में। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक इसमें क्या होता है? इसमें तो होगा कि भाई ये क्या करते हैं? वाक्य के आरंभ में लगते हैं। ये क्या है? वाक्य के आरंभ में लगते हैं। अब एक जो हम क्रिया विशेषण करा चुके हैं, इसका मतलब पहला क्या? क्रिया विशेषण। इसका क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण अव्यय। ये क्या होगा? क्रिया से ठीक पहले, क्रिया से ठीक पहले। ये समझ में आया कि भाई क्या क्या होते हैं, कैसे इनको पहचानने के लिए। क्रिया विशेषण अव्यय में क्रिया से ठीक पहले लगता है। संबंध बोधक में एक ही वाक्य में दो पदों के बीच में लगता है। समुच्चय बोधक में दो वाक्यों के बीच में लगता है। विस्मयादि बोधक में वाक्य के आरंभ में लगते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जैसे ये उपवाक्य में, मान लीजिए हम यहाँ पर जो है वो क्या कर देते हैं? उपवाक्य, 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 ये भी उपवाक्य। अब ये क्या होगा उपवाक्यों में? यानी यहाँ पर जो यहाँ पर दो वाक्यों को जो जोड़ेंगे, यहाँ पर जो हम योजक चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर हम योजक जो चिन्ह लगाएंगे वो क्या लगाएंगे? समुच्चय बोधक। क्या लगाएंगे? समुच्चय बोधक। ये क्या लगेंगे? समुच्चय बोधक। क्या लगेंगे? समुच्चय बोधक। और यदि हम यहाँ वाक्य, ये वाक्य के बीच में यानी उपवाक्य के बीच में यहाँ पर अगर हम लगाएंगे तो ये क्या होगा? संबंध बोधक। क्या होगा? संबंध बोधक।
क्या होगा? संबंध बोधक। अब ये वाक्य में तो क्रिया भी होगी, क्रिया भी होगी, तो क्रिया से पहले जो होगा वो क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण। क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण। और अगर इस वाक्य से पहले अरे वगैरह, अरे, हाय, छी, इस प्रकार शब्दों का प्रयोग हम करेंगे तो ये क्या होगा? विस्मयादि। क्या होगा? विस्मयादि बोधक। क्या होगा? विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। ये शब्द आपको समझ में आया होगा। अब मैं एक वाक्य के द्वारा आपको ये समझाने का प्रयास करती हूँ कि भी कैसे एक ही वाक्य में आपके समस्त अवयव समाहित हैं। एक ही वाक्य में आपके सारे के सारे अवयव समाहित हैं, यानी पूरे लिखे हुए। अरे वाह, अरे वाह, आप, लेकिन मोहन को साथ लता नहीं आई। मोहन के साथ लता नहीं आई। अब हम अंडरलाइन कर देते हैं, अरे वाह के साथ, लेकिन सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि भाई वाक्य क्या आरंभ किया है। वाक्य का आरंभ किससे होता है? हमने बताया था जब हम विस्मयादि बोधक अव्यय कर रहे थे, तो भाई वाक्य के आरंभ में और क्या है इसका मतलब अरे वाह, आश्चर्य प्रकट करने वाले, अचरज प्रकट करने वाले शब्दों के साथ जो है वो आरंभ होते हैं, वाक्य आरंभ होते हैं। तो ये क्या होगा? विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। लेकिन आप आ गए, लेकिन मोहन, लेकिन क्या है? ये दो अलग अलग वाक्य। आप आ गए, आप आ गए। अब ये दो वाक्यों को जोड़ने वाले कौन कौन से? वाक्यों को जोड़ने वाले क्या कहलाते हैं? हमने बताया था कि वाक्यों को जोड़ने वाले क्या होंगे? समुच्चय बोधक। ये क्या है? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। अब ये मोहन के साथ लता नहीं आई, ये एक ही वाक्य में है, यानी मोहन के साथ संज्ञा के साथ इसका प्रयोग हुआ है। तो ये क्या है? मोहन के साथ लता नहीं आई। ये क्या कहलाता है? संबंध बोधक। क्या होगा ये? संबंध बोधक। संबंध बोधक। ये समझ में आया आपको कि भाई किस प्रकार से एक ही वाक्य में तीनों, एक ही वाक्य में सारे। अब क्रिया विशेषण आना क्या था? क्रिया। अब इसकी विशेषता अगर हम लगा देते हैं, लता क्यों नहीं आई, तो क्यों नहीं आई? कोई काम था इसलिए नहीं आई। तो अगर हम इसकी विशेषता लगा दें तो चारों के चारों अव्यय जो है वो इसी में समाहित हैं, इसी में एक साथ आपको हम बता सकते हैं। अगर आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि भाई इसी क्वेश्चन को मैं दे देते उसको चार भागों में विभाजित कर देते हैं। कैसे? कि पहले भाग में दे दिया कि संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या विस्मयादि बोधक। दूसरे में दे दिया समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। तीसरे में दे दिया कि क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक। और चौथे में दे दिया विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक। तो आपका टिक तो क्या होगा? क्योंकि क्या क्रमानुसार अगर आपसे पूछा जाए कि क्रम के अनुसार वाक्य में किस प्रकार के अव्यय हैं, तो उस क्रमानुसार आप ये इस वाले उस पर वाक्य पर क्या लगाओगे? निशान लगाओगे। विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक। समझ में आया? ठीक है बेटा, आज आपका हमारा जो है वो वाक्य है, पूरा वाक्य नहीं सॉरी शब्द विचार जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे जो है वो वाक्य विचार से स्टार्ट करेंगे। वाक्य विचार में हम आगे स्टार्ट करेंगे तब बताएंगे कि भाई वाक्य में जो है वो किस प्रकार से अंग होते हैं, भेद होते हैं, उसके बारे में आगे आने वाली क्लासेस में चर्चा करेंगे।
धन्यवाद।